नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। महामारी की रोकथाम के लिए अधिक संख्या में जांच और संपर्क का पता लगाने पर बल दिया। सरकार ने इस वर्ष जम्मू कश्मीर में 91 और लद्दाख में 3 जन औषधि केंद्र शुरू किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने 1956 से लड़कियों को पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार की व्यवस्था दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के धनशोधन मामले में चीनी नागरिकों के शामिल होने का पता लगाया। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई जा रही है और भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। कोरोना संकट के बारे में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की कल ये 7वीं बैठक थी। श्री मोदी ने कहा कि एक नए मंत्र पर चलने की जरूरत है और वह है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान की जानी चाहिए और 72 घंटों के अंदर उनकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार यदि 72 घंटे के अंदर कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हो जाती है तो संक्रमण काफी हद तक धीमा हो सकता है। अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक के अनुभव से ये पता चलता है कि कोविड-19 के खिलाफ रोकथाम, संपर्क पहचान और निगरानी सर्वाधिक प्रभावी हथियार हैं। उन्होंने कहा कि यदि संक्रमण से अधिक ग्रस्त 10 राज्य कोरोना को पराजित करते हैं तो भारत कोरोना वायरस पर जीत हासिल कर लेगा। इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को, समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों में 80% लोग इन 10 राज्यों से हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में कोरोना जांच में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कंटेनमेंट नीति को सफलतापूर्वक लागू करने, नमूनों की तेजी से कोविड जांच और गंभीर रोगियों के प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन के परिणाम स्वरूप मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगभग 70% हो गई है। मृत्यु दर 2% से कम पर आ गई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 47,700 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। 15,83,000 पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये इस कारण से हुआ है कि हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स परिश्रम से, लगन से कार्य कर रहे हैं। उनमें से अनेक लोग भी संक्रमण का शिकार हुए हैं और रिकवर हुए हैं और रिकवर होने के बाद फिर से मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देश में बीते एक दिन में 53,601 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या 22,68,675 हो गई है। इस दौरान 871 लोगों की मृत्यु हुई। कोविड से अब तक 45,257 लोगों की जान जा चुकी है।
इसराइल ने इसराइल भारत सहयोग के तहत कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकी युक्त अत्याधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरण सौंपे हैं। एम्स ने कहा कि भारत में इसराइल के राजदूत डॉक्टर रॉन माल्का ने एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को ये उपकरण सौंपे। इन उपकरणों में 12 घंटे के लिए कीटाणुनाशक उपकरण सीपीडी शामिल है। इसके अलावा दूर से मरीजों की निगरानी करने वाली मशीन भी शामिल है, जो कोविड के संदिग्ध मरीजों और स्वस्थ हो रहे मरीजों के श्वसन संकेतकों का आरंभिक जांच उपकरण है। अल्ट्रासाउंड के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सॉफ्टवेयर युक्त मशीन भी सौंपी गई है, जिसे विशेष तौर पर कोविड-19 से लड़ने के लिए तैयार किया गया है। देश में कोविड-19 की स्थिति की निगरानी के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को अब तक 15 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। लोगों के अत्यधिक समर्थन के कारण ये दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। सरकार के समर्थन से तैयार किए गए इस ऐप ने शुरू होने के 3 महीने के अंदर ही ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। विश्व में कोविड-19 की निगरानी के लिए बनाए गए ऐप के डाउनलोड मामले में आरोग्य सेतु के बाद तुर्की का पैंडेमिक आइसोलेशन ट्रैकिंग प्रोजेक्ट और दूसरे और जर्मनी का कोरोना वार्न ऐप तीसरे स्थान पर है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4071 मरीज सामने आए हैं। ये राज्य में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। अब तक प्रदेश में कोविड के 86,812 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 66% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में प्रतिदिन 1 लाख कोरोना जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने के लिए 2 कोवास मशीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पॉजिटिव केस की दर 7.5% से घटकर 5% पर आ गई है। मृत्यु दर केवल 0.54% है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से बिहार को 10 लीटर या इससे अधिक क्षमता के 5000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आपूर्ति करने का अनुरोध किया। इससे ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या को बढ़ाया जा सकेगा। इस बीच पटना में सबसे अधिक 14,446 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66% हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में कल 843 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 40,734 हो गई है। एक रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार इंदौर में सबसे ज्यादा 176 नए मामले सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 100 और ग्वालियर में 89 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होने के बाद 922 कोरोना वायरस रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। नए केस के साथ साथ डिस्चार्ज होने की संख्या भी हमारी ठीक है और यही कारण है कि हमारी अब 75% रिकवरी रेट हो गई है। देश के अंदर भी हम अभी भी 15वें स्थान पर ही हैं। 30,796 लोग अभी तक मध्य प्रदेश में कोरोना के ठीक होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। राज्य में रोगियों की त्वरित पहचान और उनके उपचार के लिए कोरोना परीक्षण क्षमता में लगातार वृद्धि की जा रही है। कल राज्य में 21,217 परीक्षण किए गए। मध्य प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 9,31,000 परीक्षण किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति और राज्य में व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि मामूली लक्षण वाले रोगियों के लिए उपचार की व्यवस्था घर पर ही की जानी चाहिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 1,140 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। राज्य में इस संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 77.03% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार दैनिक परीक्षण क्षमता में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। गुजरात सरकार राज्य में 59 सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं के जरिए लगातार रोजाना परीक्षणों की संख्या बढ़ा रही है। कल एक ही दिन में सबसे अधिक 41,647 परीक्षण किए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक 10,58,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच राज्य में कल संक्रमण के 1,118 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक 177 नए मामले सूरत में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 139 मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के
कुल मामलों की संख्या बढ़कर 73,238 हो गई है। राज्य में 14,125 सक्रिय मामलों में से 79 मरीजों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर राज्य में ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 56,416 हो गई है। राज्य में कल 23 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,697 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के 12 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया। इन क्षेत्रों में आज से घर घर स्वास्थ्य जांच और सामूहिक परीक्षण शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु सरकार ने मौजूदा शैक्षिक सत्र के लिए राज्य के सभी स्कूलों में सोमवार से विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। चेन्नई में जारी सरकारी बयान के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एहतियाती सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए। तमिलनाडु के स्कूलों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए सोमवार से पहली, छठी और 9वीं कक्षा में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी गई है। सभी कक्षाओं के लिए एक से दूसरे स्कूल में छात्रों के प्रवेश की भी अनुमति है। हालांकि 11वीं कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया इस महीने की 24 तारीख से शुरू की जाएगी, क्योंकि 10वीं कक्षा के परिणाम एक दिन पहले ही घोषित किए गए हैं और छात्रों को अभी तक अपने अंक पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इस बीच राज्य मैट्रिक स्कूल निदेशालय द्वारा निम्न आय वर्ग के अभिभावकों के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के प्रावधानों के अनुसार निजी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अरुण होरा। इस बीच राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 3,08,000 से अधिक हो गई है। कल 5,834 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 2,50,000 से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की संख्या 1,05,599 हो गई है। कल 6,473 लोगों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 55.99% हो गई है। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 6,257 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,88,611 हो गई है। सरकार ने इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 91 और लद्दाख में 3 जन औषधि केंद्र खोले हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम औषध ब्यूरो ने इन क्षेत्रों में सस्ते मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए ये जन औषधि केंद्र खोले हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछले 1 वर्ष के दौरान इन केंद्रों से 4 करोड़ 39 लाख रुपए की दवाओं की बिक्री हुई। इन औषधियों से लोगों को 31 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई। मंत्रालय ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रशासन ने 73 नए जनऔषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया है। इनके लिए स्थान की पहचान कर ली गई है। ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 1 करोड़ 56 लाख से अधिक सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति की है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। महामारी की रोकथाम के लिए अधिक संख्या में जांच और संपर्क का पता लगाने पर बल दिया। सरकार ने इस वर्ष जम्मू कश्मीर में 91 और लद्दाख में 3 जन औषधि केंद्र शुरू किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने 1956 से लड़कियों को पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार की व्यवस्था दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के धन शोधन मामले में चीनी नागरिकों के शामिल होने का पता लगाया। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई जा रही है। और भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्देश्य परिषद के महत्वपूर्ण डेटा का संरक्षण करना है। इसकी स्थापना हैदराबाद की राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी में की गई है। फिलहाल परिषद का मुख्य डेटा केंद्र दिल्ली के भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान में है। कृषि मेघ के उद्घाटन अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कुशल लोगों की उपलब्धता और उपयुक्त मौसम के कारण भी इस केंद्र के लिए हैदराबाद का चयन किया गया है।
इसकी स्थापना से देश में कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने और गुणवत्ता, ई गवर्नेंस, अनुसंधान तथा शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से की गई है। श्री तोमर ने कहा कि अनुसंधान डेटा की देश विदेश में उपलब्धता के लिए इसका संरक्षण किया जाना जरूरी है और कृषि मेघ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार नए भारत में डिजिटल कृषि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की रूपरेखा कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप अधिक प्रासंगिक और स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि 1956 के कानून में संशोधन के अनुरूप पिता और दादा की संपत्ति में बेटियों को भी बेटे के बराबर अधिकार प्राप्त होगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एमआर शाह ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के संबंध में उच्चतम न्यायालय की विरोधाभासी व्याख्या के कारण पैदा हुए भ्रम को दूर करते हुए कहा कि पिता जीवित हों अथवा न हों, लेकिन 9 सितंबर 2005 के पहले जन्मी बेटियां भी संपत्ति में बराबर की हकदार हैं। हिंदू उत्तराधिकार कानून इसी दिन से लागू किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राप्त समानता के अधिकार से बेटियों को वंचित नहीं रखा जा सकता। पीठ ने पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से उत्पन्न विरोधाभास के संदर्भ में ये बात कही। इस कानून में संशोधन ऐसी तमाम हिंदू बेटियों पर लागू होता है जिनके पिता इस कानून के लागू होने के बाद दिवंगत हुए हों, किंतु पूर्व में ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि ये पिछली तारीख से प्रभावी होगा या नहीं। रक्षा खरीद परिषद ने 8,722 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद के प्रस्ताव शामिल हैं। ये फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने में स्वदेश में उत्पादन कर सैन्य बलों को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में परिषद की बैठक में लिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप का विकास सफलतापूर्वक कर लिया है और प्रमाणन प्रक्रिया जारी है, इसलिए परिषद ने इस कंपनी से ये विमान खरीदने की मंजूरी दी है। सरकार ने पिछले 6 वर्षों में रक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सशस्त्र बलों के संबंध में रक्षा खरीद परिषद ने 8,722 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत पर रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। इनमें भारतीय वायुसेना के लिए 106 मूलभूत प्रशिक्षक विमानों की खरीद शामिल है। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे ले जाते हुए स्वदेशी क्षमता पर निर्भर होकर सशक्त बलों को मजबूत मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 101 रक्षा उपकरणों का आयात पूरी तरह खत्म करने की हाल की घोषणा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीति अध्ययन संबंधी समिति के निदेशक कॉमोडोर उदय भास्कर ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि 101 वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने संबंधी नई नीति के बारे में रक्षा मंत्रालय की हाल की घोषणा एक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला है। Regarding the new policy is a significant policy decision in terms of drawing attention to the need for India to acquire the appropriate level of self-sufficiency in certain major military platforms and other equipment. I think the way in which the Modi government and the resolve that has been exuded by Mr. Rajnath Singh may provide the necessary traction for India to now evolving the appropriate policies. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चीनी और भारतीय नागरिकों की संलिप्तता से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के धन शोधन मामले का पता लगाया है। आयकर विभाग ने चीन की कंपनियों के परिसरों, उनसे निकट संबंध रखने वाले समूहों और कुछ बैंक कर्मचारियों पर छापे मारे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि चीन के कुछ नागरिकों और उनके भारतीय सहयोगियों के धन शोधन में लिप्त होने और फर्जी कंपनियों के जरिए हवाला लेन देन की ठोस जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई। तलाशी अभियान में पता चला कि चीनी नागरिकों के निर्देश पर फर्जी कंपनियों के नाम से 40 से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें कुछ समय में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। चीन की एक सहायक कंपनी और उससे जुड़ी कंपनियों ने भारत में खुदरा शोरूम का व्यापार शुरू करने के लिए फर्जी कंपनियों के माध्यम से
100 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि प्राप्त की। सीबीडीटी ने कहा कि तलाशी में बैंक कर्मचारियों और सनदी लेखाकारों की मिलीभगत से हवाला लेन देन और धन शोधन से संबंधित आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान अंतरण की 5वीं मासिक किस्त के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक ट्वीट में कहा कि ये राशि कोरोना संकट के दौरान राज्यों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में वर्चुअल बैठक में वास्तुकला शिक्षा विनियमन न्यूनतम मानक 2020 जारी किए। श्री निशंक ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए भारत की अनूठी वास्तुकला, स्मारकों और मंदिरों के वास्तु सौंदर्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वास्तुकला परिषद को वर्तमान और प्राचीन वास्तुकला से प्रेरणा लेनी चाहिए और इस क्षेत्र में भारत को फिर से अग्रणी बनाने के लिए व्यापक बदलाव लाना चाहिए। लोकसभा ने अपने सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच भाषा का प्रारंभिक पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए अब तक 57 अधिकारियों ने पंजीकरण कराया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के बढ़ते दायरे के कारण भाषा का ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक हो गया है और तमाम क्षेत्रों में सफलता के लिए ये एक आवश्यक कौशल है। श्री बिड़ला ने संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा शुरू की गई पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था को शिक्षण और अनुसंधान के प्रति ही समर्पित रहना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित कर रहा है। ये देश के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय लोगों के योगदान को समर्पित होगा। इस प्रयोजन से 9 संग्रहालय बनाए जाने हैं, जिनमें से 2 का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंत्रालय के अनुसार 2022 तक सभी संग्रहालय तैयार हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना की घोषणा की थी। अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित इन संग्रहालयों में देश की जैविक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के लिए जनजातीय लोगों के संघर्षों को दर्शाया जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। जन्माष्टमी का मुख्य समारोह उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। भगवान कृष्ण के भजनों और गीतों से पूरी मथुरा नगरी और आसपास के इलाके गुंजायमान हैं। हालांकि इस बार कोरोना महामारी के चलते मथुरा के बाहर के श्रद्धालुओं को शहर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और इस पवित्र मौके पर विभिन्न देशों से आने वाले श्रद्धालु भी नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन इससे मथुरा वासियों के श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने के उत्साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थित भागवत भवन मंदिर में सुबह तड़के मंगला आरती हुई और ठाकुर जी को नए वस्त्र अर्पित किए गए। यहाँ आज रात के उत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि शास्त्र सम्मत विधियों और परंपराओं के हिसाब से सभी कार्यक्रमों को कराया जाएगा और भागवत भवन में सुवर्ण आभा बंगला तैयार किया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदग्राम, गोवर्धन और बरसाना में भी मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। मथुरा से मोहम्मद उमर कुरैशी के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। बांग्लादेश में भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष देश में ये उत्सव काफी सादे तरीके से मनाया जा रहा है। मंदिरों में सभी धार्मिक अनुष्ठान और कार्यक्रम स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों के अनुसार आयोजित किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जन्माष्टमी के अवसर पर हिंदू समुदाय को बधाई दी है। मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने भी लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी है।
अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस को मनोनीत किया। अमेरिका में प्रमुख पार्टी के टिकट पर उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली वो पहली अश्वेत महिला हैं। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अक्सर उन्हें अग्रणी नेता बताया है। चुने जाने पर कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी और साथ ही वे भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला होंगी जो उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगी। वे सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बनने वाली पहली महिला तथा पहली अमेरिकी और भारतीय मूल की महिला हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी भारी वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और अधिकतम 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा लेकिन दोपहर या शाम तक आंशिक बादल घिरने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। गिलगित में तापमान 18 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब देवेंद्र से सुनिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी प्रियंका, कोरोना के खिलाफ लड़ाई सही दिशा में। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के इस विश्वासपूर्ण वक्तव्य को राष्ट्रीय सहारा और दैनिक ट्रिब्यून सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, प्रधानमंत्री ने कहा, राज्य बढ़ाएं टेस्टिंग, अपनाएं 72 घंटे वाला फॉर्मूला। रूस ने बनाया कोरोना वायरस का पहला टीका। अमर उजाला के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन का दावा, ये पूरी तरह सुरक्षित और असरदार, अपनी बेटी को दी पहली खुराक। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के बड़े फैसले को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने अहमियत दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु तो भी संपत्ति में बेटी को अधिकार, पहले पिता के जीवित होने पर ही कर सकती थी दावा। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, बेटे शादी तक, बेटियां ताउम्र प्यारी होती हैं, उनका पैतृक संपत्ति पर बेटों के बराबर हक किसी भी हाल में रहेगा। दैनिक भास्कर की खबर है, विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार का फैसला, जिला अस्पताल में 2 साल का पीजी डिप्लोमा कर विशेषज्ञ बन सकेंगे एमबीबीएस डॉक्टर। हरदिल अजीज शायर राहत इंदौरी के निधन का समाचार हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। अमर उजाला ने उनकी पंक्तियां प्रकाशित की हैं, मैं जब मर जाऊं अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के पर्व जन्माष्टमी पर उल्लास और मंदिरों में सजावट की खबर भी अखबारों में सचित्र है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के सबसे ज्यादा असर वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। महामारी की रोकथाम के लिए अधिक संख्या में जांच और संपर्क का पता लगाने पर बल दिया। सरकार ने इस वर्ष जम्मू कश्मीर में 91 और लद्दाख में 3 जन औषधि केंद्र शुरू किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डेटा रिकवरी केंद्र कृषि मेघ का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने 1956 से लड़कियों को पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार की व्यवस्था दी। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न हिस्सों में मनाई जा रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।